अभी जब कल्याण में जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे प्रचार के लिए लोकसभा के, तो वहां पर आपके जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंदानी को मंच पर चढ़ने नहीं दिया। कारण वो था कि उनके ऊपर चोरिया केस है। के जो नीचे खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, उनको भी ये पता है। क्या कमलेश निगम सच बोल रहे हैं या झूठ? देखिए, ये कमलेश निगम वही है जो पूरा दिन प्रदीप रामचंदानी के ऑफिस में बैठा रहता है। शहर के युवाओं खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए उल्लासनगर 1-2-3 में मिनी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोल मैदान परिसर में, गोल मैदान पर खुले ग्राउंड पर मिनी स्टेडियम बनाने की योजना टीम ओमी कालानी की तरफ से बनाई गई है। शहर के युवाओं को, शहर के खिलाड़ियों को मैदान देने के लिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मिनी स्टेडियम, जैसे हमारे शहर के खिलाड़ी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और आगे बढ़कर ओलंपिक लेवल पर अपनी प्रतिभा को दिखा पाए, तो शहर के खिलाड़ियों को समर्पित गोल मैदान परिसर में खुले ग्राउंड पर मिनी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आई लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश वद्रा जी के साथ और पूछते हैं कि शहर का हाल। राजेश जी, अभी हाल ही में जितने भी हमने इंटरव्यूज लिए चलाए शहरवासियों के सामने, सभी नेताओं के, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मतलब शहर के विकास के लिए किसी ने बात नहीं की। शहर कैसा होना चाहिए वैसे किसी ने बात नहीं की। शहर में समस्या, पूरा समस्या से भरा हुआ है शहर, उसका निवारण कैसे करें उसके बारे में किसी ने बात नहीं की, बरोबर किसी नेता ने। आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर, डेवलपमेंट को लेके? आखिर उल्लासनगर डेवलपमेंट कैसा हो भविष्य में, इस विषय को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? पहली बात तो ये जो विषय है ये एक बहुत बड़ा विषय है और मुझे नहीं लगता है कि आपके एक इंटरव्यू में वो समा पाएगा। फिर भी मैं इसको बयां करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप शहर के विकास को किस मापदंड से देखते हैं। हाँ। आपके डेवलपमेंट का पैमाना क्या है? क्या आप सिर्फ रोड रास्तों को डेवलपमेंट कहते हैं? क्या आप पानी की सप्लाई को डेवलपमेंट कहते हैं? क्या आप साफ सफाई को डेवलपमेंट कहते हैं? या हमारे यहाँ जो जनता रहती है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके जीवन यापन का जो स्टैंडर्ड है, किस तरह का स्टैंडर्ड है, उसको आप डेवलपमेंट का बेस मानते हो। ये सभी बातें काउंट होती हैं। और या आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप उसको डेवलपमेंट करते हो, कहते हो। तो ये बहुत बड़ा विषय है। मेरे हिसाब से पहले तो आज जो सबसे बड़ा इशू मेरे सामने है वो है रीडेवलपमेंट का। सही। मैंने 2005-06 से लेकर आज तक इस विषय के ऊपर कंटिन्यूस काम किया है। जितने भी कायदे आए, जितनी भी अमेंडमेंट्स आई, जितने भी नोटिफिकेशंस आए, जितने भी GR आए, उन सब के पीछे
मेरा कुछ न कुछ योगदान रहा है। अभी रीडेवलपमेंट में जो मैं देख रहा हूँ व्यू, तो पहला पार्ट जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों का रीडेवलप होगा। अच्छा। जैसे मामा सोसाइटी, हाँ कृष्णा निवास कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ जैसे साईं बाबा सोसाइटी, ऐसे कुछ सोसाइटियों के काम हो चुके हैं या हो रहे हैं। हाँ। अभी इसमें बिल्डर्स रीडेवलप कर रहे हैं। हमने कृष्णा सोसाइटी सेल्फ रीडेवलप की। इस तरह से आगे आने वाले समय में पूनम सोसाइटी है, शालीमार सोसाइटी है, ये रीडेवलपमेंट में स्नो वाइट है, काफी बिल्डिंग ये जाने वाली है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो बिल्डिंगें गिर चुकी हैं या महानगर पालिका के द्वारा गिरा दी हैं, गिरा दी गई है, उनका रीडेवलपमेंट कैसा होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि आगे आने वाले 15 दिन या यूं कहो कि 10-11 दिन बहुत अहम हैं। पिछले 6-7 महीनों से 8 महीनों से जो स्टैम्प ड्यूटी की अभय योजना चल रही है, उसमें काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अपने पेनल्टी बढ़ी है। उनको जो 1980 से पहले के हैं उनको 1980 से लेकर 2000 तक उनको जीरो पेनल्टी और जीरो स्टैम्प ड्यूटी भर के उनको डॉक्यूमेंट्स भी मिलना चालू हो गए हैं। कुछ को मिले हैं, कुछ को मिले। सही। मैंने कृष्णा सोसाइटी में तीसरे माले पे एक कैंप ऑर्गेनाइज की थी। लगभग 1500 लोगों ने वहाँ पर फॉर्म्स भरे, उनका फ़ायदा लिया था। तो ये रीडेवलपमेंट की तरफ जाने का एक पहला हमारा स्टेप है, पहली सीढ़ी है। जब भी आपका स्टैम्प ड्यूटी भर जाएगा, पेनल्टी हो जाएगी, तो फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना पाएंगे। सही। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने के बाद में आप बिल्डर को कहेंगे कि हमको आप अपना सेल डीड करके दो प्लाट की। और अगर बिल्डर आपको कोऑपरेट नहीं करता है, और हो सकता है बिल्डर पुरानी बिल्डर जो हैं वो शायद अभी जीवित भी ना हो, तो फिर हमको कन्वेनेंस में जाना पड़ेगा, डीम्ड कन्वेनेंस में। जिसका अधिकार डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ के पास है, जिसको हम DDR भी कहते हैं। उनके पास से कन्वेनेंस का जो हमें ऑर्डर मिलेगा, फिर उनका कोई अधिकारी आके हमको प्लॉट कन्वे करके देगा, सेल डीड करके देगा, तो उस सोसाइटी को अधिकार होगा रीडेवलपमेंट का। बराबर। ठीक है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस अभी। हाँ बोलिए। और इसमें जो अपार्टमेंट के बिल्डिंगों के जो रहवासी हैं उनको आगे आना चाहिए और अपनी बिल्डिंग को इस पोजीशन में लेके आना चाहिए कि कोई बिल्डर आके उनको ऑफर दे। खुद भी वो सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सस्ता लोन थाने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देगी, ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अच्छा। और नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्टर को लेके कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भी वो कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो बढ़ी हुई FSI है 6.4 इनको मिनिमम FSI मिलेगी। उसके बाद में उनको जितनी ऑक्यूपेंसी है उसके हिसाब से 30% की FSI मिलेगी, एंसिलरी FSI मिलेगी, और अगर और उनका प्लॉट बड़ा है तो उनको TDR भी मिलेगी। ठीक है, तो इनको समझो इनके पास 20 फ्लैट है और कंस्ट्रक्शन में 30 फ्लैट होते हैं, तो वो 10 फ्लैट का फ़ायदा उनको मिलेगा। या तो 10 फ्लैट वो बेचेंगे और अपनी कंस्ट्रक्शन कास्ट निकालेंगे, या बिल्डर को देंगे तो बिल्डर अपना कंस्ट्रक्शन कास्ट निकालेगा। तो इनको पहले वाले फ्लैट से ज़्यादा की एरिया मिलेगी। ये श्योर है। ठीक है। और जो अपार्टमेंट है, हो सकता है उनके फ्लैट्स बड़े हों, FSI ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो पा रही है, तो कम से कम उनको उतनी एरिया मिलेगी। नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसी को नहीं होने वाला है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सिर्फ हमको उसको फायदा लेना है। और उसको फॉलो करना है। अभी
राजेश जी, विधानसभा का चुनाव सर पर है, ठीक है, शहर में काफ़ी नाराज़गी है इसी डेवलपमेंट को लेकर, जिसके बारे में आपने अभी कहा कि शहर में कुछ भी नहीं हो रहा है, खड्डे है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, सब कुछ है। इस बीच के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर हमने प्रदीप रामचंद्रन जी के जब हमने इंटरव्यू किया आपके जिला अध्यक्ष का, तो मैंने उनको पूछा कि आज इस बार भारतीय जनता पार्टी कौन से चेहरे देंगी, क्योंकि हर टाइम उन्होंने भी कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे उतारने के मूड में है। तो जब हमने पूछा कि कौन हो सकता है नया चेहरा, तो उन्होंने 4-5 नाम गिनवाए, उसमें एक आपका भी नाम था कि राजेश वधेरा जी हैं। उन्होंने खुद का नाम नहीं लेते हुए बाकी और भी आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम गिनवाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आप में विश्वास दिखा के और आपको टिकट देती है, क्यों देने का वो कारण जो मुझे नजर आ रहा है, आपको मिल सकती है टिकट, उसका कारण ये कि आपको जो कानूनी जानकारी है, ये जो जानकारी आपने बताई, मुझे एक नेता बता दो जिसको इतनी जानकारी हो, नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आप में विश्वास दिखाती है और आपको भारतीय जनता पार्टी को टिकट देती है और चुन के आते हो, शहरवासियों के लिए आप क्या करोगे? देखिए, पहले तो जो आपका स्टेटमेंट है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, जो आपने कहा कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है। हाँ। अगर नाराजगी होती थी तो आज उल्लासनगर से 55,000 वोटों की लीड डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को नहीं मिलती थी और निरंजन डावखेरे जी एमएलसी का चुनाव नहीं जीतते थे। तो ये सब दिखाता है कि जनता का पूरा विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। अगर जैसे कि आपने बताया कि प्रदीप रामचंद्रानी जी ने या और किसी नेता ने भी मेरा नाम लिया है, हाँ, तो मेरे लिए ये गर्व की बात है कि पार्टी मेरे नाम के ऊपर विचार कर रही है। और ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के हिसाब से कई सर्वे होती है और कई सर्वे होके जनता से व्यू लेके, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, नगर सेवकों से व्यू लेके भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है। देखिए, ये तो पार्टी का मत हुआ जो आपके नेताओं ने बोला। आपका खुद का इंटरेस्ट, आपका क्या खुद का इंटरेस्ट है? समझो भारतीय जनता पार्टी आपको अप्रोच करती है कि राजेश जी आप खड़े हो जाओ चुनाव के अंदर, आपका उस टाइम क्या स्टैंड रहेगा? जैसे पहले भी पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है, उन्होंने मुझे उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी का महासचिव बनाया, या संयोजक उल्लासनगर विधानसभा का कल्याण लोकसभा प्रवास में बनाया, हाँ। या जो भी मुझे जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, तो मैंने पूरी लगन से, पूरी ताकत से वो जिम्मेदारी पूरी करके पार्टी को दिखाई है। तो जब भी जिम्मेदारी मुझे कोई दी जाएगी, हाँ, जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं पूरे ताकत से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से वो जिम्मेदारी को निभाऊंगा। एक सोचिए, एक दृश्य आपके सामने अगर मैं आपको खाली लेके आऊं आपके सामने, आप आमदार बन गए शहर के, पहला कदम क्या होगा आपका? देखिए, ये जो सवाल है ये ऐसा है कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा होगा। इस तरह के सवालों में कोई अर्थ नहीं है। मैं धरातल पर जमीनी हकीकत को देखना चाहूँगा। सबसे बड़ा इंटरेस्ट मेरा रहेगा कि मैं शहर के जो गौर गरीब लोग हैं, जो आज कोई धर्मशाला में रह रहा है, हाँ। कोई भाड़े के फ्लैट में रह रहा है, कोई और किसी के घर में रह रहा है, तो उनको रीडेवलपमेंट के माध्यम से, हाँ, क्लस्टर के माध्यम से उनको वापस वहीं पे उनको जगह बना के दिला पाऊँ, ये मेरी सबसे बड़ी कोशिश होगी। चाहे वो आमदार में बनूं या ना बनूं, उससे कुछ मेरे कोशिशों में कभी फ़र्क नहीं आया है। मैंने हमेशा से ये रीडेवलपमेंट के मुद्दे को अपने जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है मैंने दी है। बराबर। और बाकी और भी शहर के मुद्दे हैं, जैसे रोड रास्ते हैं, हाँ।
सभी रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बनने चाहिए। हाँ। और लोगों को स्वास्थ्य के लिए पॉल्यूशन कम होना चाहिए। हाँ। आज पॉल्यूशन कम करने के लिए हमें ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है, गाड़ियाँ कम करने की ज़रूरत है, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ लाने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उल्लासनगर की जनता को मिलना चाहिए। साथ में जैसे मैंने कई साल पहले जब भी मेट्रो की डिमांड की थी, हाँ, तो लोग मेरे ऊपर हंसे थे। हाँ। कि क्या राजेश भाई आप मेट्रो की बात करते हो, यहाँ पर रोड खराब है। हाँ, सही है। तो मैंने उनको बताया था कि उल्लासनगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर है। अभी फिर भी 10-15 बसें चल रही हैं, ठीक है। उससे एक अगर बस से 20 ऑटो रिक्शाएं भी कम हुई, 20 ऑटो रिक्शाओं का धुआं कम हुआ, तो भी दोनों तरफ से फायदा है। एक, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी, उनके पैसे बचेंगे, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, और साथ में लोगों को एक अच्छी रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी, मिली है, और आगे इसको बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इस तरह से अगर मेट्रो आती है, तो मेट्रो आने से क्या हो जाएगा कि हमारी जो मुंबई की कनेक्टिविटी है, हाँ, वो बेहतर हो जाएगी। आज जब भी हम उल्लासनगर से मुंबई जाते हैं, बाय कार 2.5 से 3 घंटे लगते हैं आराम से। तो ऐसे लोग हैं जो ट्रेन में जाना चाहते हैं, लेकिन तकलीफ यह है कि ट्रेन में इतनी भीड़ है, और आजकल तो एसी ट्रेन भी लगभग फुल हो गई है। तो इसका पर्याय मुझे मेट्रो में दिख रहा है। साथ में जो नए प्रोजेक्ट, एक मोदी जी की विजन है जिसको लोगों ने सराहा है, समझा है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा आपको। बड़ौदा से JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के तरफ जो रोड आ रहा है, वो सिर्फ उल्लासनगर से 7 किलोमीटर के दूर है। तो आगे आने वाले समय में हमारी ट्रेवल की जो स्टाइल है वो बदलने वाली है। उसका वसई विरार से लेकर वाड़ा से होते हुए, भिवंडी से होते हुए, समृद्धि मार्ग को टच करते हुए उल्लासनगर से सिर्फ 7 किलोमीटर से वो रोड आपको टच मिलेगा। आप उसके बाद बदलापुर में उतर सकते हो। आप आगे जाके पनवेल और आगे JNPT और साथ में अटल सेतु को टच करता है। अटल सेतु को टच करने के बाद अटल सेतु से आप एक 10 मिनट के वहां पहुंच जाओगे। आपको हार्डली 35 से 40 मिनट में आप मुंबई पहुंच सकते हो। पहुंच जाओगे। 7 किलोमीटर का भी रोड है। 7 किलोमीटर का आधा रोड सीमेंट कंक्रीट रोड बन चुका है। बिट्स पिलानी तक वो रोड बन चुका है। बाकी आगे के रोड का काम बहुत स्पीड से चालू है। तो ये मोदी जी की जो विजन है, जो नितिन गडकरी का काम है, वो आपको दिखाएगा कि आगे आपको किस हालात में उल्लासनगर में जो आज हेवी ट्रैफिक आ रही है, उसको कैसे निवारना, वो हेवी ट्रैफिक डाइवर्ट करके उस रोड पे जो भिवंडी से, जो गुजरात से नावा शिवा की ट्रैफिक जा रही है, वो उल्लासनगर को क्रॉस करती है, कल्याण को क्रॉस करती है। ये सभी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी। उल्लासनगर में बाहर के जो कंटेनर आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। सिर्फ एक जो इशू है, जो रेडी मिक्स कंक्रीट के टैंकर्स चल रहे हैं, उनको डाइवर्ट करने की जरूरत है, जो शहाड से होते हुए, शांतिनगर से होते हुए और कल्याण बदलापुर रोड से होते हुए डायरेक्ट अंबरनाथ जाएं। ये हमने मांग भी की है। मैं और श्री लाल पंजाबी जी DCP ट्रैफिक से मिलके आए। उनका कहना था कि आप पहले लोग हो जो मेरे से थाना में उल्लासनगर से मिलने को आए हो। मेरा ट्विटर पे ईमेल उनको करेस्पॉन्डेंस चालू है कि उनका खुद का जो GR है 66 नंबर का, वो इंप्लीमेंट करो और हेवी ट्रैफिक को यहाँ बंद करो और हेवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करो। उनको जो टाइम दिया है वो टाइम पे ही वो ट्रैफिक चलनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक इंटरव्यू में वो खत्म नहीं होने वाला है। जैसे मैंने पहले बीच में कहा था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आना चाहिए।
कैसे आना चाहिए। सेंट्रल हॉस्पिटल में 200 बेड है, 200 बेड में एंटलिया में उल्लासनगर महानगर पालिका की हॉस्पिटल खुली है, 100 बेड की कामगार हॉस्पिटल है, 100 बेड की गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल उल्लासनगर 4 में है। हमारे पास 600 बेड्स की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं। 17 एकड़ से ज्यादा का प्लॉट सेंट्रल और कामगार हॉस्पिटल के पास है। इन सभी को मिला के एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना यहाँ अति आवश्यक है। उस मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे यहाँ के लोकल आजू बाजू के एरिया के भी पढ़ने को आएंगे, जो नर्सेज बनेंगी या जो डॉक्टर उनको सिखाने को आएंगे, तो लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं भी अच्छी मिलेगी, यहाँ के बच्चों को भी पढ़ाई मिलेगी। साथ में वो बच्चे बाहर से जब यहाँ पढ़ने को आएंगे तो उसके वजह से हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। एक कॉलेज आने के बाद आपकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। 200 अगर मेडिकल स्टूडेंट आ गए, 200 नर्स के स्टूडेंट्स आ गए, 400 लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे खाना खाएंगे, यहीं पे परचेसिंग करेंगे, यहीं पे सब करेंगे, तो उनकी जो है वो परचेज पावर के वजह से, वो पूरे मेडिकल कॉलेज के वजह से यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। ऐसे कई योजनाएं मेरे पास हैं जो वक्त पे मैं आपके सामने रखूंगा। जाते थे राजेश जी, एक छोटा सा सवाल, जब आपने मोदी जी का नाम लिया तो कुछ बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, जो पूछ लेता हूँ। अभी जब कल्याण में जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे प्रचार के लिए लोकसभा के, तो वहां पर आपके जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंदानी को मंच पर चढ़ने नहीं दिया। कारण वो था कि उनके ऊपर चोरी का केस है। ऐसे बोलने वाले, ये जो आरोप लगाने वाले कि उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया, वहाँ के डीसीपी ने उनको रोका कि आपको चोरी का केस है, आप अपना स्टेटमेंट का कॉपी लेके आओ, उसके बाद हम आपको चढ़ने देंगे। कल ही हमने एक इंटरव्यू किया कमलेश निकम का, तो कमलेश निकम ने खुला कहा कि वहाँ के जो नीचे खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, उनको भी ये पता है। क्या सत्य है इस बारे के अंदर, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? क्या कमलेश निकम सच बोल रहे हैं या झूठ? देखिए, ये कमलेश निकम वही है जो पूरा दिन प्रदीप रामचंदानी के ऑफिस में बैठा रहता है। हाँ। और अभी ये बातें कर रहा है। हाँ। इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। हाँ। जिस समय पे प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो एक विशेष प्रोटोकॉल का पालन होता है। अभी मनु खेमचंदानी जी को हेलीपैड पे उनको रिसीव करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जमनू पुरस्वाणी, प्रदीप रामचंदानी, भरत गंगोत्री स्टेज और जहां पर प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी से उतरे थे, इस बीच में उनको वेलकम करने की जवाबदारी दी गई थी। और स्टेज के लिए कुछ अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। इस तरह से जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। सब लोग एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, सब लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी आपको प्रदीप जी भी दे सकते हैं। जितना मुझे मालूम है मैंने आपको बताया। बहुत अच्छा लगा आज शहर की जानकारी लेते हुए कि किस प्रकार का हमारे शहर को नेतृत्व की ज़रूरत है। एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है हमारे शहर में, एक ऐसे आमदार की ज़रूरत है जो हमारी समस्याओं को समझ सके, उनका निवारण कर सके। धन्यवाद। देखते रहिए फिरसबागी न्यूज़ चैनल।